बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आपको ज्यूरिस प्लैनेट के चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम अमेरिकन रियलिज़म फिलॉसफी ऑफ लॉ के अंदर जीरोम फ्रैंक के मौजू के ऊपर बात करेंगे। जीरोम फ्रैंक ने जो नज़रियात पेश किए अमेरिकन रियलिज़म और अमेरिकन रियलिस्ट मूवमेंट के अंदर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे। मज़ीद लेक्चर बढ़ाने से पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसके आगे रेड कलर की घंटी उसको पुश कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो जीरोम फ्रैंक 1889 में अमेरिका में पैदा हुआ। जीरोम फ्रैंक एक बहुत बड़े उसकी कंट्रीब्यूशन है लीगल साइड के ऊपर। ख़ुसूसन अगर हम बात करें अमेरिका के लीगल सिस्टम की या ब्रिटिश के लीगल सिस्टम की, तो उसमें दो बड़े मेजर फैक्टर हैं। एक फैक्टर वो है जो जजेस की सूरत में है, जुडिशरी की सूरत में है, जो आला अदलिया के ख़ुसूसन जजेस है या जो जुडिशल साइड के ऊपर काम कर रहे हैं। और चूँकि अमेरिका और यूके के अंदर एक सिस्टम है कि वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का शार्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर फिर जुडिशरी को बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करना पड़ता है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट ऑफ द अनरिटन है और उसके ऊपर भी जुडिशरी को बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करना पड़ता है। और रिजल्टेंटली जो उनके डिसीजंस है वो दूसरी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है और वो कानून की हैसियत रखते हैं। तो दूसरा जो ग्रुप है जो वो फ़िलासफ़र्स के ऊपर मबनी है, वो लॉयर्स के ऊपर मबनी है, फ़लसफ़ादानों के ऊपर, सोशियोलॉजिस्ट के ऊपर मबनी है, जो कि लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं, इसकी नज़रियात के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं और इसके पॉजिटिव माइनस थेरीज़ वगैरह से मुतल्लिक़ काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि जस्टिस हॉल्म्स जो है, क्योंकि वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिस रहा है, तो उसके नज़रियात में जो वो बात बड़ी ज़्यादा शामिल थी, जो वो डिस्कस करता है कि ये जो कवानीन है जजेस में डिसीजंस के ऊपर मबनी है, जज में डिसीजंस के ऊपर मबनी है, साइटेशन के ऊपर मबनी है। बहरहाल वो हम लास्ट लेक्चर में ये बड़ी तफसील के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके एंटी, इसके अपोजिट साइड के ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जस्टिस हॉल्म्स के एंटी जीरोम फ्रैंक और जस्टिस और प्रोफेसर डाइस ने तो यहाँ तक कहा था कि जो जस्टिस हॉल्म्स जो डिफाइन करता है कानून को, वो डेफिनेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती लॉ के अंदर। यानी कि लॉ को जस्ट ये कह देना कि ये जो जजेस फैसला करेंगे वो कानून है, वो सर्टन कानून है, तो इसको नहीं कानून किस चीज़ के अंदर कैद किया जा सकता। कानून इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मामलात के ऊपर मुनहसर करता है। तो जीरोम फ्रैंक ये कहता है, ये बल्कि डिवाइड करता है, इस सारी सूरत हाल को दो ग्रुप्स में डिवाइड करता है। एक ग्रुप को वो नाम देता है रूल स्केप्टिक और एक ग्रुप को नाम वो देता है फैक्ट स्केप्टिक। अब रूल स्केप्टिक जो है उसको जब वो इंटरप्रेट करता है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन से हमें पता चलता है जो वो इंटरप्रेट कर रहा है वो वही रूल है जिसके मानने वाले जस्टिस हॉल्म्स वगैरह जो दानिश्वर हैं वो हैं। यानी कि रूल स्केप्टिक को जो वो मानने वाले लोग थे वो हैं, और फैक्ट स्केप्टिक को जो मानने वाले हैं उनमें फ्रैंक सबसे बड़ा खुद भी शामिल है। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने इससे पहले एक नज़रिया, एक ग्रुप कहता है कि लॉ जो है उसको यूनिफॉर्म भी होना चाहिए और सर्टन भी होना चाहिए, और दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि जो लॉ है उसको नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए और अनसर्टन होना चाहिए। तो एक ग्रुप जो जस्टिस हॉल्म्स आप उसका कह सकते हैं, वो कहते हैं कि लॉ जो है वो यूनिफॉर्म भी होना चाहिए और अनसर्टन भी होना चाहिए। यानी कि एक जैसा होना चाहिए, अनसर्टन गैर, उसको तो बाद में चलो हम एक्सप्लेन करते हैं अनसर्टन को भी।
और दूसरा जो ग्रुप वो कहता है कि लॉ जो है उसको नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसको सर्टन भी नहीं होना चाहिए। अगर इसकी मैं एग्जांपल सादा अल्फाज में ये दे सकूं तो हार्म का जो ग्रुप है या जो उस मूवमेंट को मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि यकसानियत होनी चाहिए। अब ये नहीं है एक पॉइंट के ऊपर किसी एक जज ने अगर डिसीजन दे दिया है तो उस पॉइंट के ऊपर नीचे वाले जजेस उसके एंटी जाके डिसीजन दे दें, तो वो फिर लॉ की यूनिफॉर्म होने की बात करता है कि लॉ एक जैसा होना चाहिए हर जगह पर। जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन दे दिया वो नीचे वाली कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए। और अनसर्टन वो इस वजह से वो कह रहा है, जस्टिस हार्म्स की बात कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म का तो आपको बता दिया, अनसर्टन इस वजह से कह रहा है कि वो गैर यकीनी सूरत हाल से बचा जा सके। अब ये नहीं है कि एक पॉइंट के ऊपर एक जज साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने डिसाइड कर दिया लीगल पॉइंट के ऊपर, लीगल प्रोपोजिशन के ऊपर, और जो नीचे वाले जजेस हैं स्मॉल कोर्ट्स के जो जजेस हैं, लोअर कोर्ट्स के जो जजेस हैं, वो उसके खिलाफ जाकर डिसीजन कर दे, फिर इससे जो है लीगल सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो इस वजह से जस्टिस हार्म्स का जो ग्रुप है, जिसको आप रूल स्केप्टिक ग्रुप का नाम भी दे सकते हैं, वो कहते हैं कानून को यूनिफॉर्म एंड अनसर्टन होना चाहिए। जबकि दूसरा ग्रुप जो है फैक्ट स्केप्टिक, वो इस दलील को नहीं मानता और जीरोम फ्रैंक के तमाम नज़रियात अपनी बात जो वो कहता है कि जो लॉ है वो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, एंड सर्टन होना चाहिए, महसूस होना चाहिए, उसकी दलाइल के अंदर अंबार लगा देता है। ये बात उसने कर दी, रूल स्केप्टिक को वो रिजेक्ट कर दिया और फैक्ट स्केप्टिक को वो बात मानता है। अब फैक्ट स्केप्टिक को जब उस बात को वो जरिया बनाता है तो फिर उसकी फेवर में दलाइल बेइंतहा वो दलाइल देता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप देख लें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रूल स्केप्टिक को और फैक्ट स्केप्टिक को। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो बेसिक मिथ ऑफ लॉ है, बेसिक जो मिथ ऑफ लॉ है या जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है, वो तो हार्म्स ही उसकी बात करता है, जस्टिस हार्म्स ही उसकी बात करता है रूल स्केप्टिक के अंदर। बेसिक मिथ ऑफ लॉ और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ या ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ भी जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो तमाम के तमाम जजेस के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा। इस वजह से वो कहते हैं कि जो लीगल अनसर्टेनिटी विद इन फॉर्मल रूल ऑफ लॉ वो रूल स्केप्टिक है। अब हम इस रूल स्केप्टिक को तो यहाँ पर क्लोज करते हैं, अब फैक्ट स्केप्टिक की तरफ चलते हैं। फैक्ट स्केप्टिक में जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर लीगल अनसर्टेनिटी विद इन नेचर ऑफ फैक्ट के ऊपर वो बात करते हैं। फिर बता रहा हूँ कि लीगल अनसर्टेनिटी विद इन नेचर ऑफ फैक्ट, लीगल डिसीजन ड्यूटी रूल ऑफ लॉ, लीगल डिसीजन ड्यू टू रूल ऑफ लॉ। अब इसको इंटरप्रेट करते हुए वो बड़ी इजी एग्जांपल देता है, बड़ा इजी एग्जांपल देता है। फ्रैंक कहता है अगर एक जज किसी लॉ पॉइंट के ऊपर या किसी फैक्ट के ऊपर अगर कोई डिसीजन देता है, लोअर कोर्ट का कोई भी जज फैसला करता है, तो अगर वो फैसला अपेलेट कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दे या अपेलेट कोर्ट लोअर कोर्ट के जज के फैसले को डिसऑन कर दे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वैसे तो आम जनरल प्रिंसिपल तो यही है कि अगर एक लोअर कोर्ट का जज फैसला करता है तो स्टैट्यूट के अंदर अगर अपील का हक हासिल है तो वो अवेल कर सकते हैं, और एपलेट कोर्ट जो है विद इन लिमिट्स वो उस फैसला को रिजेक्ट करे, एक्सेप्ट करे, इंडोर्स करे, ना करे, अमेंड करे, वो उसकी डोमेन में आता है। लेकिन फ्रैंक ऐसा नहीं कहता। फ्रैंक कहता है कि जो नीचे वाला जज है, लोअर कोर्ट का जो जज है और जो एपलेट कोर्ट का जज है,
दोनों सेम जज हैं, दोनों ने सेम लॉ पढ़ा हुआ है, दोनों के लिए सेम कानून है, दोनों के लिए रूल्स सेम है, दोनों के लिए लेजिस्लेशन सेम है, तो क्यों वो फैसला डिफरेंट करते हैं? फैसला डिफरेंट वो क्यों करते हैं, इसके ऊपर वो डिबेट करता है, कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो दलाइल के अंबार लगाता है एपलेट कोर्ट के अंदर। एपलेट कोर्ट में अगर आप जानते हैं कि अपील के केसेस के अंदर एविडेंस ऑलमोस्ट नहीं होती, यानी कि अगर कोई केस लोअर कोर्ट ने सुना है, लोअर कोर्ट ने बाकायदा सुनकर उसके ऊपर अपना डिसीजन दे दिया, तो लोअर कोर्ट में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, हर चीज़ को विटनेस को जज पैरोज करता है, विटनेस के कंडक्ट को जज देखता है, वो एविडेंस देता है, बाकी सारे मामलात आते हैं, फिर जाके लोअर कोर्ट का जज जाके डिसीजन देता है। तो फ्रैंक कहता है कि अगर इस बात को जो लोअर कोर्ट का जज है, जिसने उस गवाह के कोड ऑफ कंडक्ट को देखा हुआ है, उसके कंडक्ट को देखा हुआ है, उसके करैक्टर को देखा हुआ है, जब वो एविडेंस दे रहा था तो उसके जो फिजिकल फीचर्स थे उसको वो देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था, और ऑब्जर्व करते हुए वो अंदाज़ा लगा सकता है कि वो गवाह जो है बिलीवेबल है या अनबिलीवेबल है। तो अब यहाँ पर वो एक सवाल उठाता है कि जब एपलेट कोर्ट डिसीजन करती है तो एपलेट कोर्ट ने तो जो उसके पास एक फ़ाइल आ जाती है नीचे वाले कोर्ट की, उस फाइल को या वकला के अर्बन को सुन के उसने फैसला देना है। यानी कि वो फ्रैंक कहता है कि जो एपलेट कोर्ट वाला जज है उसने प्रिंटेड पेजेस को देखना है, प्रिंटेड पेजेस को देखकर उसने फैसला दे देना, ना तो वो गवाह को ऑब्जर्व करता है, ना उसकी एविडेंस को ऑब्जर्व करता है। एविडेंस उसकी प्रिंटेड पेज में तो उसके सामने मौजूद है, लेकिन वो कह रहा है कि प्रैक्टिकली वो गवाह उसके पास नहीं आया, जज के पास नहीं आया। जज उसके कंडक्ट को कैसे ऑब्जर्व करेगा, उसके करैक्टर को कैसे ऑब्जर्व करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि जज के पास एबिलिटी है कि वो ऑलमोस्ट इन चीज़ों को जज कर लेता है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हैं एपलेट कोर्ट के अंदर, ना जज उस गवाह को देख सकता है, ना उसके कंडक्ट को देख सकता है, तो जो सिर्फ पेपर की बिना के ऊपर जो फैसला करना है तो उसमें उसको वो अनफेयर मुख्तात अल्फाज के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो दुरुस्त क्राइटेरिया इस चीज़ को नहीं समझता। वो कह रहा है ये कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, ये किसी फिर विटनेस के ऊपर उसकी एविडेंस के ऊपर रिलाई करना या रिलाई ना करने का फैसला एपलेट कोर्ट का करना ये दुरुस्त बात नहीं है। तो इस वजह से वो कहता है कि ये फिर अनसर्टेनिटीज़ की बात आ जाती है। फ्रैंक फिर इन अनसर्टेनिटीज़ की बात करता है। वो कहता है कि जहाँ पर जो एपलेट कोर्ट का जज है वो हक़ाइक़ को जानने में गलती कर सकता है, वो गलती कर सकता है। जब वो गलती कर सकता है तो यहाँ पर फ्रैंक जो है वो अपने जो नज़रियात का प्रचार करता है। नंबर 1, वो कहता है कि जजेस के इन मामलात की वजह से केस के ऊपर या केस मुतासर होते हैं। नंबर 2, वो कहता है कि ये जो मामलात हैं गवाह के किरदार को देखना, इस तरह के जो मामलात हैं उनको ना देखने की वजह से एक एरोनियस डिसीजन जो है वो हो सकता है, या जो एपलेट जज फैसला करता है लोअर कोर्ट जज के खिलाफ उसमें भी शुकूक व शुबहात आ सकते हैं। फिर वो कहता है कि हर केस के हालात वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं, हर केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो लिहाजा एक जज ने, अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक फ़ैसला कर दिया तो उस केस को जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस थे वो तो जो भी थे, अब जो उसके बाद वाले केसेस हैं या बाकी कोर्ट्स में जो केसेस हैं उनके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हालात वाक़यात मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो कैसे एक फिर एपलेट जो जज है उसके फैसला को नीचे वाले कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग किया जा सकता है। तो इस वजह से वो कहता है ये मेन डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे हाल्म्स कहता है कि जो जज डिसीजन करते हैं खसूसन सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो बाइंडिंग हैसियत रखते हैं तमाम लोअर कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन फ्रैंक कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
ہر کیس کو سیپریٹلی اس کے فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز کے مطابق دیکھا جانا چاہیے. رول جو ہیں وہ سب کے لیے سیم ہے، لیکن کیس کا ڈیسیجن جو ہے وہ فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز کے اوپر ہونا چاہیے. جو معاملات سپریم کورٹ کے جج نے بتا دیے، اب اس کے اوپر اسٹرکٹلی ہمیں چپک نہیں جانا چاہیے. وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت تو کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی اس کو بنیاد بنا کر دوسرے کیسز کو ہم کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو بیسیکلی یہ ساری باتیں رول آف لا کی ہیں یا لیگل پروسیجر کی ہیں یا عدالتوں کے جو پروسیجر ہیں ان کی باتیں ہیں. چونکہ ہم امریکن سسٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اب امریکن سسٹم کے اندر جسٹس ہارمز ایک ڈیفرنٹ ویو دے رہا ہے، جس میں کہ یونیفارم اینڈ انسرٹن آف لا کی بات وہ کرتا ہے، جبکہ فرینک جو ہے نان یونیفارم اور سرٹن لاز کی وہ بات کرتا ہے. اس کی جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے. اب مزید وہ اس میں یہی وہ کہتا ہے کہ جو کتاب ہے لا اینڈ دا ماڈرن مائنڈ، فرینک کی جو کتاب ہے لا اینڈ دی ماڈرن مائنڈ 1930 میں، اس میں ایک بڑی سینٹینس لکھتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ فیکٹ ڈیٹ از ناٹ سرٹن، سرٹنٹی آف لا از اے لیگل میتھ، سرٹنٹی آف اے لا از اے لیگل میتھ. تو اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جتنے بھی لائرز ہیں اب وہ صرف اور صرف اس چیز کے لیے جو پریسیڈنٹس ہیں یا کوڈیفیکیشنز ہے اس کے اوپر چپک کر نہیں رہنا چاہیے، اور کنسٹرکٹیو ورک پر کام کرنا چاہیے اور کنسٹرکٹیو ورک کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اب کیا کنسٹرکٹیو ورک ہے؟ کنسٹرکٹیو ورک کو اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ یہی ہے کہ کنسٹرکٹیو ورک کہ جس طرح ہم نے کہا کہ پریسیڈنٹ کا سہارا لیے بغیر، فرینک کہتا ہے کہ پریسیڈنٹ کو جوڈیشل ڈیسیجنز کو ایک سائڈ پہ رکھتے اور ہر آنے والے کیس کے اوپر کام کریں اور اس کے فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز کو تلاش کریں اور اس کے مطابق کورٹ سے ڈیسیجن دیں. تو لہٰذا جو لیگل میتھ ہے، جو اولڈ کانسیپٹ ہے، اس کے خلاف وہ جا کر یہ بات کرتا ہے. تو فرینک کی یہی لیگل میتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ہے ہر کیس کو بلائنڈلی جو ہے فالو پریسیڈنٹس کو نہیں فالو کرنا چاہیے. اور مزید وہ یہ کہتا ہے کہ رولز جو ہیں وہ صرف محض فارمولاز ہیں، الفاظ کے ہیر پھیرا یا الفاظ کے فارمولاز ہیں. رولز آر میئرلی ورلڈ فارمولاز، اور ورلڈ فارمولا کو فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز کے مطابق چینج کیا جا سکتا ہے. جب اس کو چینج کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے کنسٹرکٹیو ورک کی ضرورت ہے، اور کنسٹرکٹیو ورک تبھی ممکن ہوگا جب ہمارے سامنے ایکچول فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز ہوں گے. تو فرینک جو ہے ایکچول فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز کو تلاش کرنے کے اوپر زور دیتا ہے، فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز کو تلاش کرنے پر زور دیتا ہے. تو اگر ایٹ دی اینڈ اس کو سمریلی یا شارٹ ٹرم کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے دو گروپ ہیں. ایک کا نام ہے لیگل سکیپٹک کا اور ایک کا نام ہے فیکٹ سکیپٹک کا. لیگل سکیپٹک یا رول سکیپٹک، دوسرا ہے فیکٹ سکیپٹک. جو رول سکیپٹک والے ہیں ہارمز کا گروپ، وہ کہتا ہے یونیفارم اینڈ انسرٹن لا، جبکہ جو فیکٹ سکیپٹک ہیں جو وہ اس کو کہتے ہیں نان یونیفارم اینڈ سرٹن لاز. اور فیکٹ سکیپٹک والے کہتے ہیں کہ جو ججز جو ڈیسیجنز کرتے ہیں ان کی سائٹیشنز جو ہیں وہ ہر کیس کے اوپر بلائنڈلی ایپلیکیبل نہیں کرنی چاہیے. ہر کیس کے فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں، ان کو اس معاملات کو دیکھ کر اس کے اوپر لاگو کرنا چاہیے اور کنسٹرکٹیو ورک کی طرف توجہ دینی چاہیے. کنسٹرکٹیو ورک تبھی ممکن ہے جب ہمارے پاس ایکچول فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز ہوں گے، جب کورٹ جو ہے جو بھی کورٹ ہے وہ ہر کورٹ اس گواہ کو مائنیوٹلی آبزرو کرے گی اور اس کے اوپر اپنا ڈیسیجن دے گی. تو ڈیئر ویورز، اگلا جو لیکچر ہے وہ ہوگا انسٹیٹیوشن اینڈ لا جابز
اور کامن لا ٹریڈیشنس کے اوپر. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا اور آگے شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں، یا کوئی تجویز ہو نیچے کمنٹ میں آپ وہ درج کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.